इन एजुकेशन भी संतोष में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का हमारे शेयर मार्केट और निफ्टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आज का हमारा मार्केट का क्या हाल था। तो देखिए मार्केट ने लास्ट 3 दिनों एक रिकवरी मोड में था, ठीक है, और वो रिकवरी का सेंटिमेंट आज टूट गया ड्यू टू द बैड क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ एक्सिस एंड इन्फी, ठीक है। तो 3 बड़े रिजल्ट पब्लिश हुए हैं आज, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री का और इन्फोसिस और एक्सिस बैंक का। तो देखिए तीनों जो है तीनों बड़ी कंपनियां हैं और तीनों अलग अलग इंडस्ट्री की हैं। एक आईटी सेक्टर की है और एक बैंकिंग सेक्टर की है और एक एनर्जी सेक्टर की है, ठीक है, ऑयल, रिलायंस या रिटेल, ठीक है। तो देखिए तीनों अपने सेक्टर में लीडर कंपनियां हैं, राइट, और तीनों के रिजल्ट का प्रभाव आज शेयर मार्केट में पड़ा। तो देखिए अभी हम सबके रिजल्ट देख लेते हैं कि किसके रिजल्ट में क्या था। तो इन्फी और एक्सिस बैंक के रिजल्ट को मार्केट ने नेगेटिव लिया और दोनों ने मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश की। वहीं रिलायंस का रिजल्ट अच्छा दिखाया गया है, अच्छा आया है, ठीक है। तो रिलायंस मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा था। तो आप देखें रिलायंस का वेटेज निफ्टी में अधिक है और इसकी वजह से निफ्टी कम फॉल किया है, राइट। और जबकि वहीं हम आईटी इंडेक्स को देखें तो लगभग 1100 पॉइंट का उसने फॉल दिया है, एक बड़ी फॉल दिया है, और बैंकिंग सेक्टर लगभग 800 पॉइंट का फॉल दिया है। तो यदि रिलायंस आज में पॉजिटिव नहीं होती, रिलायंस में यदि बाइंग नहीं होती, रिलायंस यदि आज बुलिश नहीं होता तो निफ्टी में भी हमें अच्छी खासी सेल ऑफ देखने को हमको मिलते, ठीक है। तो देखिए हम आते हैं रिलायंस के रिजल्ट देख लेते हैं कि रिलायंस का रिजल्ट कैसा था, और उसके बाद हम इन्फी का रिजल्ट देखेंगे और उसके बाद एक्सिस बैंक का। जल्दी तीनों रिजल्ट देख लेते हैं ताकि एक हमको ब्रॉडर व्यू मिले कि आखिर दोनों के रिजल्ट कैसे थे। तो चलिए आइए देखते हैं, हम स्क्रीन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले हम रिलायंस के रिजल्ट को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हम इसको इधर कर देते हैं और ये रिलायंस का रिजल्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। और एक सेकेंड, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट है। अब हम इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। देखिए ओवरव्यू लेते हैं जो जिस चीज़ का जिसको हमको देखना चाहिए, और बाकी तो हमारे उतनी काम की चीज़ें नहीं है, बस हमको सेल्स देखनी है। देखिए सेल्स क्या है, इसकी सेल्स देखिए सितंबर 24 क्वार्टर 2 में इसकी सेल्स थी 1,30,000 करोड़ और 1,24,000 यहाँ आ गया है इसका सेल्स दिसंबर 24 में, ठीक है। तो सेल्स की ग्रोथ की यदि हम बात करें तो 1,30,000 से 1,24,000 हुआ, मतलब इसकी सेल्स में थोड़ी कमी आई है, ठीक है। अच्छा इसका प्रॉफिट देख लेते हैं। इनका प्रॉफिट है, देखिए सेकेंड क्वार्टर में 1,13,425 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन Q2, ठीक है, सितंबर 24 में। वही इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के आ गया है, यही इनका प्रॉफिट बढ़ गया है, जिसकी वजह से मार्केट ने पॉजिटिव लिया। लेकिन देखिए सेल्स में ग्रोथ नहीं है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री में सेल्स में ग्रोथ नहीं है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो सेल्स में ग्रोथ नहीं है लेकिन हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इनका एक्सपेंसेस देखिए, इन्होंने 1,16,000 का एक्सपेंस किया था लगभग सितंबर क्वार्टर में, और अभी इन्होंने उसको कम करके 1,09,000 के आसपास कर दिया है। तो जाहिर सी बात है इन्होंने अपने एक्सपेंसेस में कम किए होंगे, राइट। तो एक्सपेंसेस कम किए होंगे लेकिन सेल्स में इंक्रीज नहीं है, ग्रोथ आई है। तो वो एक्सपेंसेस करके इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ आई। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी ठंडी है, तो ये इनके रिजल्ट से पता चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी ठंडी है, जिनकी वजह से इनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। अपने प्रॉफिट को दिखाने के लिए एक्सपेंसेस या कुछ और हथकंडे अपना रहे हैं, जिसकी वजह से कि इनका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज किया है 10% से
लेकिन सीधे 12% हो गया है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज किया है क्योंकि जो यहाँ पे लगभग 2000 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, इसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग परसेंटेज ऑब्वियस बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट सबसे क्या था कि कंपनी में सेल्स ग्रोथ है कि नहीं, कंपनी में सेल्स ग्रोथ नहीं है, ठीक है जी। सेल्स ग्रोथ नहीं, इसका मतलब कि हमारी इकॉनमी ठंडी है, हमारी इकॉनमी में ग्रोथ नहीं है, तो फिर कंपनियों में ये ग्रोथ कहाँ से चली दिखेगी, ठीक है। तो चलिए इसका मेन कारण था कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है, जिसकी वजह से मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया है, ठीक है। इसमें और हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट 7713 था, और जो कि अभी 8000 थोड़ा सा इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। EPS भी इनका थोड़ा सा बढ़ा है, 5.7 रुपीज़ था जो बढ़ के 6.44 हुआ है, ठीक है। और तो कुछ इसमें देखने लायक है नहीं, ठीक है। तो यही था इनका। तो ओवरऑल देखिए सेल्स ग्रोथ है नहीं, तो हम किसी भी कंपनी में उसको एनालिसिस करने के लिए तभी हम उसको बेटर करेंगे जब उसकी सेल्स में ग्रोथ हो। तो सेल्स ग्रोथ नहीं है, इसके अकॉर्डिंग एज पर माई एनालिसिस रिजल्ट को तो हम अच्छा कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, इन्होंने अपने एक्सपेंसेस कम किए जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। बस यही है। और चलिए आइए हम जल्दी से इन्फी का देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इन्फी का रिजल्ट देखने से कोई, क्योंकि हमने जो TCS रिजल्ट देखा है लगभग वैसा ही इन्फी का भी रिजल्ट, ठीक है। वहीं 1% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है और बाकी तो कुछ है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। हाँ, इसकी वजह से IT गिरा था, लेकिन ये हम कर सकते हैं क्यों गिरा था। हम सीधे एक्सेस के रिजल्ट पर देखते हैं कि बैंकिंग क्यों गिरा, बैंकिंग में क्या चल रहा है, क्योंकि बैंकिंग एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी। तो पहले हम एक्सेस को देखते हैं। चलिए एक्सेस को देखते हैं। देखिए एक्सेस को आते हैं, सितंबर में क्या है 31,600, यहाँ पे हम रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, राइट। तो सितंबर 24 में इनका ग्रोथ है 31,601 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था, ठीक है। ये सितंबर है। और दिसंबर में इनका रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ गया हो गया है, ठीक है। लगभग 500-600 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ किया है, ठीक है। और एक्सपेंसेस भी यदि आप देखें तो 12,412 का एक्सपेंस था, एक्सपेंस इन्होंने भी कम किया है, ठीक है। और एक्सपेंस इन्होंने रेवेन्यू चलिए थोड़ा तो ग्रोथ है। और अर्निंग फाइनेंशियल प्रॉफिट देखिएगा 1575 से, हाँ इनका थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ के आया है, ठीक है। और 1575 से 2200 लगभग 700 का इन्होंने प्रॉफिट यहाँ से दिखाया है, ठीक है। और मार्जिन भी इनका 2% बढ़ा है, ठीक है। और प्रॉफिट ये सब नेट प्रॉफिट देखिए इनका जो है कि रेवेन्यू ग्रोथ तो आया है, लेकिन इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो गया है। देखिए ये 7,400 था और जो कम होकर सीधे 7,300 हो गया है, ठीक है। लगभग 400 और 600 करोड़ का, मतलब जितना हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था उतना ही हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया। तो ले देखे नेट क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया। तो इस रिजल्ट का कोई खास इम्पैक्ट, मतलब अच्छा रिजल्ट तो दिख नहीं रहा, ठीक है। EPS इनका देखिए गिर गया है, जब नेट प्रॉफिट गिरेगा तो EPS तो गिरेगा ही। EPS इनका 23 हो गया है, पिछले क्वार्टर में 23 रुपये का EPS था, 23.93 का, अभी EPS कम हो गया है, ठीक है। या नेगेटिविटी थी, मतलब कंपनी का EPS कुछ बढ़ा नहीं है, और अभी NPM तो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नेट ये इसको एक क्वार्टर बहुत अच्छा नहीं किया। तो देखिए हमने एक्सेस का रिजल्ट देख लिया जो कि इसका प्रॉफिट कम हुआ है, और रिलायंस का देख लिया जिसका सेल्स ग्रोथ तो है नहीं, लेकिन उन्होंने एक्सपेंसेस करके अपने प्रॉफिट को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सीधी सी दिख रही है दोनों कंपनियों में ओवरऑल देखें तो रिजल्ट एकदम ठंडा मेरे हिसाब। कोई रिलायंस क्यों शूट किया आई डोंट नो, शायद किसी को कुछ अच्छा दिखा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो रिलायंस जब सेल्स ग्रोथ नहीं है तो कुछ भी उसके आगे कहना बेकार है, ठीक है। तो हमने दोनों देख लिए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं देख कि क्या मेजर न्यूज़ चल रहे हैं, वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा देखिए आज क्या हुआ ना कि आज IT और बैंकिंग दोनों क्या थे, काफ़ी ज़्यादा वीक थे, लेकिन हमारे जो FMCG थी, ऑयल कंपनी थी और एनर्जी सेक्टर थी, ये सब की कंपनियाँ शूट कर रही थी, इनमें ज़बरदस्त बाइंग थी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ रिलायंस ने इन सबको ऊपर किए हुए थे, क्योंकि रिलायंस FMCG में भी है, रिलायंस ऑयल में भी है, रिलायंस एनर्जी में भी है, हर जगह रिलायंस है।
तो आज इसकी वजह से इन सब सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग आई थी। बाकी जहाँ पे रिलायंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे बैंकिंग में, और आप देख लीजिए तो IT सेक्टर में, इसकी वजह से ये इनमें ज़्यादा प्रेशर था। और कंपैरेटिवली FMCG आप देखिएगा आज अच्छा खासा शूट किया है, ठीक है, जिसका मेन कारण क्या था, रिलायंस, ठीक है। अच्छा, कल के आप लोगों ने देखा होगा, कल के वीडियो में हमने एक चीज़ पॉइंट आउट किया था कि भारत की जो ऑटो इंडस्ट्री है, राइट, तो आने वाले समय में उसमें एक अच्छी हमको बूम देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आज देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने भी बोला है कि भारत जो है इसमें एक अग्रणी लीडर बन सकता है, राइट, ठीक है। तो ये भी हमारे जो चल रहा है कि भारत एक्सपो चल रहा है ऑटो का, जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के कार्स अपने एग्जीबिशन में लगाए हुए हैं, ठीक है। और हमारे जो हर साल कार लगभग 2.5 करोड़ की कार की हम सेल करते हैं। तो एक देखिए तो वर्ल्ड की एक थर्ड स्टेज पे है कि जो इतने कार को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं या सेल कर लेते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात हो गई है। और यदि एलन मस्क जी ने जो ऐसा बोला कि हम यहाँ से कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, तो यदि ऐसा होता है तो ये एक और बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। और देखिए एक और बड़ी न्यूज़ जो ये चल रही है कि बोला जा रहा है कि ट्रंप ने पूरा प्लान कर लिया है चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने का, ठीक है। तो यदि अमेरिका चाइना पे टैरिफ लगाता है तो इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक मिनट जरा सोचिए। देखिए, यदि अमेरिका चाइना पे टैरिफ लगाता है तो भारत की जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि बैन तो चाइना पे लग रहा है, भारत के क्यों कम होंगे? तो देखिए जो माल की सप्लाई चाइना अमेरिका को करता है, यदि उस पर टैरिफ बढ़ता है तो वो सप्लाई कम होगी, तो चाइना क्या करेगा, उन सब प्रोडक्शन का जिनको वो अमेरिका को सेल करता है उसको एशियाई मार्केट में डंप करने की कोशिश करेगा, राइट। तो जो भारत का जो मार्केट शेयर है, जब वो अपना माल एशियाई मार्केट में डंप करना शुरू करेगा तो भारत के लिए एक कॉम्पिटिटर का काम करेगा और भारत के लिए एक चैलेंजिंग होगा। तब बस शायद थोड़ा टफ हो जाएगा कि भारत अपना माल एशियाई मार्केट में उसको कम कॉम्पिटिशन मिलेगा और उसकी सेल्स ग्रोथ हो सकती है प्रभावित हो। तो यदि चाइना पर टैरिफ बढ़ता है तो एक थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट है भारत के लिए भी, तो जो एक चिंता का विषय है, ठीक है। और क्या अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा सकता है? तो देखिए इसके लिए ट्रंप ने पहले ही बोला है कि यदि भारत मेरे ऊपर टैरिफ बढ़ाएगा तो हम भी भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे। अमेरिका के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भारत या चाइना है, वो अगर भी उसको लगा कि मेरे अमेरिकन के लिए इस टैरिफ लगाना बेटर है तो लगाएगा, वो नहीं देखेगा कि चाइना है या रशिया है या इंडिया है, राइट। और तो कुछ है नहीं ऐसा खबर। और एक खबर और आ रही है कि जो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे 2500 रुपये का, पहले तो केजरीवाल ने बोला हम 2100 रुपये की हर नारी समृद्धि योजना में देंगे, फिर बीजेपी ने बोला हम 2500 रुपये फ्री में देंगे। तो फ्री वाले जो कंसेप्ट है ना, किसी भी इकॉनमी के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि यदि आप उनको 2500 रुपये देंगे तो वो मानते हैं कि वो उसको खर्च करेंगे तो जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन जब उनको 2500 रुपये बिना काम के मिलेंगे तो वो वर्क नहीं करेंगे। जब वो वर्क नहीं करेंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में वो कम हो जाएगा, तो जिससे कि हमारी जीडीपी का ग्रोथ कम होगा। तो फ्री का ये कोई भी चीज़ इकॉनमी के लिए अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। और बाकी दोनों रिजल्ट हमने डिस्कस कर लिए। देखिए ओवरऑल अब थोड़ी हम बाज़ार की बात कर लें तो निफ्टी में अभी कहीं जा नहीं रहा है। 3-4 दिन से देखिए तो निफ्टी ऊपर नीचे वहीं पे घूम रहा है, क्योंकि निफ्टी को बढ़ने के लिए अर्निंग्स चाहिए। तो जितनी भी हमने भी कंपनियों के अर्निंग्स देखी हैं उनमें किसी भी कंपनी की अर्निंग उतनी अच्छी नहीं है कि एक निफ्टी को एक बूस्ट मिल सके, राइट। तो जब तक कंपनियों में अर्निंग्स नहीं आएंगे निफ्टी को ऊपर ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखते हैं कि अब हमारे बजट में क्या होता है, क्या बजट में कुछ ऐसा मिलता है हमको जिससे कि हमको हमारी कंपनियों को बूस्ट कब मिलेगा, कंपनियों के सेल्स में ग्रोथ कब आएगी जब कंज्यूमर्स उसको परचेज करेंगे। और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी परचेजिंग पावर जो है ना काफ़ी डेली है। तो जब तक कंज्यूमर्स के हाथ में पैसे नहीं आएंगे तब तक वो परचेज नहीं करेंगे। जब वो परचेज नहीं करेंगे तो सेल्स नहीं बढ़ेगी, जब सेल्स नहीं बढ़ेगी तो अर्निंग्स आना थोड़ा टफ है। तो देखना है कि आने वाले बजट में कैसा क्या होता है।
और निफ्टी भी शायद इसी का ही वेट कर रहा है। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं। और यदि आपको किसी भी स्टॉक की एनालिसिस जाननी हो, कुछ स्टॉक का फेयर प्राइस क्या है, तो उस स्टॉक की यदि आपको मेरी एनालिसिस जाननी है कि मेरा क्या व्यू है, तो आप लोग कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिखिए, हम उसमें एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि ये सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इससे आप लोगों को ना इन्फ्लुएंस होना है, ना ही अपना कोई डिसीजन से बनाना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।